वो बेला को गौर से देख रहा था, जो इधर उधर देखती बाहर का रास्ता नाप रही थी। उसके अंदाज से साफ वाज़ेह था कि वो भागने के लिए पर तोल रही है, मगर बाहर पहरेदार तो काफ़ी सख्त थे। वो उसकी इस नादानी पर जी भर के मुस्कुराया। वो वॉचमैन को इंटरकॉम पर फ़ोन करके उसे कहीं भी जाने से रोकने के लिए मना कर चुका था। बेला अपनी जान में दरख्तों की लंबी रविश की ओट में छुपती छुपाती मेन दरवाजे तक आ गई थी, मगर उसे ये देखकर सख्त गुस्सा आया कि वहाँ नूर भी खड़ी थी और उसे बाहर निकलने में मदद दे रही थी। हाँ, अगर नूर ना होती तो ये बात हादी खान उसकी मासूमियत समझता, मगर अब वो समझ चुका था कि ये इस छोटी सी मगर चालाक लड़की के काम थे। वो नादान नहीं था, सब समझता था कि वो क्या चाह रही है। उसने बिना रिस्पॉन्स के देखने पर इत्तफा किया और कॉफ़ी का मग वहीं छोड़कर अब वो नीचे आने लगा, जबकि बेला अपनी जीत पर कामयाब सी बाहर निकल चुकी थी। नूर ने हाथ झाड़े और अंदर की जानिब आने लगी कि उसने हादी को देखा, जो बाहर की तरफ ही जा रहा था। जब से सादाम खान गया था वो यहीं था, एक दिन भी कहीं नहीं जाता था। हादी ने नूर पर एक तिरछी नज़र डाली और गॉगल्स लगाकर बाहर निकल गया, जबकि नूर की जान सुलग उठी। बेला उसे उस वक्त दुनिया की सबसे बुरी लड़की लगी थी, जो उसके हक पर डाका डाल रही थी। हादी जा चुका था। वो बेला के लिए नफरत लिए दांत कुतरने लगी। नहीं, उसे उनका पीछा करना चाहिए, उसने दिल में कहा और उनके पीछे चल दी। बेला रोती हुई आगे जा रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसे कहाँ जाना है। वो अपने शोहर के पास वापस नहीं जाना चाहती थी। वो किस कदर उसे मारता था। वो खौफजदा सी इधर उधर देखते हुए जा रही थी। अगर थक गई हो तो रुक सकती हो। मुस्कुराती आवाज़ पर वो झटके से पलटी और हादी को देखा, जिससे वो भाग रही थी वही तो उसके पास आ गया था। वो और तेज चलने लगी, जबकि नूर दरख्तों की ओर से ये सारा मंजर देख रही थी। उसके भागने पर हादी ने भी भागकर जल्दी से उसकी कलाई को पकड़ लिया। बेला की कपकपाहट वो महसूस कर सकता था। कहाँ जा रही हो, उसने पूछा। चाहत से आंखें अब उसके साफ शफाफ चेहरे को देख रही थी। गोरी रंगत में छुपा बेपनाह हुस्न, सारी खूबसूरती जैसे सिमट आई थी उसमें। आप दूर रहें मुझसे, जाने दे मुझे, मैं वैसी नहीं हूँ। वो हिचकी लेती गोया उसे समझाने लगी। हादी का दिल उस मासूमियत पर मर मिटने को था। तो तुम कैसी हो, वो उसकी बेवकूफ़ी पर अपनी हंसी दबाकर पूछने लगा। जिससे बचना चाह रही थी उसी के हाथ में हाथ दिए खड़ी थी। मैं वो तो नहीं, वो फिर उल्टे सीधे लफ्ज़ बोल गई। अच्छा, तो तुम वो हो, हादी ने जैसे सब समझ जाने वाले अंदाज में कहा और अफसोस से सर हिलाने लगा। पीला की आंखें पटपटाकर उसकी सूरत देखने लगी। नहीं, मैं वो तो नहीं हूँ, वो एकदम बोली। न जाने वो क्या समझी थी। अभी तो तुमने कहा कि तुम वो हो। मैंने कहा मैं वो नहीं, अब आप मेरा हाथ छोड़ें। उसकी आंखों के गोशे भीग गए और हाथ उसके हाथ से उसने छुड़ा लिया। हादी को हंसी आई। वो इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी, मगर 90% पक्की बेवकूफ़ थी। तुम कहीं नहीं जा सकती, उसको पलटते देखकर हादी ने उसे रोका। लहजे में अब सख्ती थी। आप अच्छे इंसान नहीं हैं। वो रो पड़ी और उसकी सूरत देखने लगी। ये बात तो मुझे भी पता नहीं थी। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरी हकीकत से रूशनास कराया। वो एहसानमंद नजर आने लगा। बेला घबराहट से नाखून कुतरने लगी, जबकि हादी उसको एकदम से अपने नज़दीक कर गया, जिससे बेला का वजूद जर्द हुआ। मैं काट दूं, वो उसकी नाजुक उंगलियों को लबों की तरफ ले जाता तपते लहजे में बोला। बेला के हाथों की लर्जिश से उसका दिल जोश में आया और इससे पहले कि वो उसकी नाजुक उंगलियों को दबाता, बेला ने पूरी कुव्वत से उसको खुद से दूर किया और बिना उसकी तरफ देखे भागने लगी, जबकि हादी उसके पीछे हुआ। अच्छा, आई एम सॉरी, रुक जाओ, कहाँ जा रही हो, वो चीखा, जबकि पत्थरों के नीचे आने पर वो एकदम गिर गई। हादी के सांस फूल रहे थे। आप मुझसे दूर रहें आप। वो फूली सांसों से रोते हुए उसको दूर करने लगी। हादी उसके पास घुटनों के बल बैठा। शराफत से हवेली चल रही हो, इससे पहले कि मैं कुछ और करूं। वैसे भी रोड सुनसान है, शाम भी बस होने को है, क्या ख्याल है, वो मज़े से बोला, जबकि बेला का दिल चिड़िया की तरह घबरा उठा। बेला कुछ भी समझे बिना रोने लगी। अरे अरे, ओके, यू जस्ट लाइक अ बेबी। अब हवेली चलें या मजीद वर्जिश करना चाहती हो, उसने उसको बिना हाथ लगाए पूछा। बेला उठी। जान तो गई थी कि यह इंसान उसे भागने नहीं देगा, जितना वो भागेगी उसके पीछे आएगा। तभी उठी, मगर पाँव जख्मी था। काफ़ी खून खराबे की शौकीन हो तुम, वो उसको अचानक ही बाजुओं में उठा गया। बेला हैरान परेशान बेबस रोने लगी। आप मुझे छोड़ दें, मैं चल लूँगी खुद ही। मैं किसी को नहीं छोड़ता, किसी के साथ चिपक जाऊं तो चिपक ही जाता हूँ, और तुम्हारे साथ तो दिल का मामला है। वो चलता जा रहा था। बेला खुद को नीचे उतारने की कोशिश कर रही थी, मगर वो कमज़ोर थी। तभी हादी की गिरफ्त काफ़ी सख्त हुई। सब देखेंगे। वो हवेली के करीब आने लगे तो बोल उठी। अच्छा,
हमारे बीच कुछ डिंग डोंग है, तभी तुम छुपाना चाह रही हो। वो हंसा, खुलकर महसूस हुआ तो बेला का सुर्ख चेहरा तप उठा। हादी ने उसे कुछ फासले पर जमीन पर उतार दिया। तुम जानती हो कि मेरे रूम के बिल्कुल नीचे तुम होती हो, कहीं मैं छत तोड़कर तुम्हारे कमरे में ही ना आ जाऊं। हिफाजत करना अपनी। वो बोला तो बेला उसकी सूरत तकने लगी। उफ, कैसे बर्दाश्त करूं। वो लंबी आह भरता उससे दूर हुआ, जबकि बेला पाँव से निकलते खून और फिर हादी की बातों से परेशान हो चुकी थी। वो जल्दी से अंदर की तरफ भागने लगी। नूर किचन में ही थी। तुम फिर आ गई। नूर के लहजे में नफरत थी। शुमाइला ने नूर को देखा। नूर, ये क्या बदतमीजी है। आप ही अच्छी लड़की नहीं, हादी साहब के साथ चक्कर चलाए हुए है। वो गुस्सा उतार गई, जबकि बेला जो उसे अपनी पक्की दोस्त समझने लगी थी, इन लफ्जों पर बहुत डिसहार्ट होती, मरे मरे कदमों से पलट गई। जबकि शुमाइला ने अफसोस से नूर को देखा और बेला के पीछे गई, जिसका जख्मी पाँव वो देख चुकी थी। उसने वली के कहने पर लॉन्ड्री खुद की और उसके सफ़ेद कुर्ते के साथ गलती से अपने सुर्ख शर्ट भिगोकर वो बाहर आ गई। उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वो मज़ीद लॉन्ड्री करे। तभी रुकैया बेगम से मदद मांगी और चुपके से मुलाजमा को अपना कारनामा दिखाया तो मुलाजमा ने सर थाम लिया। जाना बेटी, ये तो कुर्ता सुर्ख हो गया। वो बोली। जी अम्मा। जाना को खुद भी नज़र आ रहा था और वो घबरा भी चुकी थी। अब क्या होगा बेटी? अम्मा उससे ज़्यादा फिक्रमंद दिख रही थी। कुछ नहीं होगा अम्मा, इनके पास बहुत कुर्ते हैं, ये उन्हें याद नहीं रहेगा, आप फेंक दें इसे। वो बोली और उसे लगा कि ऐसा ही होगा। तभी अपने कमरे में आ गए। उसके आते ही वली भी उजलत में कमरे में दाखिल हुआ। दोनों के माबैन 3-4 दिन से कोई बातचीत नहीं थी, क्योंकि जाना उससे कोई सवाल जवाब नहीं चाहती थी और कौन सा वो जवाब दे देता था उसे किसी बात का। सड़ा हुआ करेला। वो मुंह में बुड़बुड़ाई और टांगे ऊपर करके खुद अपनी टांगे दबाने लगी। वली को कमिश्नर से मिलने जाना था। तभी जाना की बुड़बुड़ाहट पर तवज्जो दिए बिना वो अपने कपड़ों को देखने लगा। मेरा कुर्ता कहाँ है? अलमारी में अपना एक सूट कम पाकर वो उसके सर पर पहुंचा। मैं खा गई। वो चिढ़कर बोली तो वली उसके रंग ढंग देख कर रह गया। जब से माँ बनने वाली थी तब से उसके मिजाज ही आसमानों को लग गए थे। इसके अलावा भाइयों की वापस पोर्ट पर वो मजीद चहक उठी थी। तुम जितनी बड़ी जगह घेरने लगी हो ना, हो सकता है खा भी गई हो, मोटी हो चुकी हो इतनी, दिल भी ना आए बंदे का उस पर। वो भी हिसाब बराबर करता उसका मुंह खुला देखकर एक बार फिर से अलमारी में देखने लगा। वैसे तो आप बड़ा मुझ पर दिल फेंकते फिर रहे थे। उसे गुस्से से आग लगी। चूंटी को भी पर निकलते दिख रहे हैं अब मुझे। वो भड़क कर दरवाजा बंद करके बाहर निकलने लगा। जाना ने मुंह लगाना जरूरी नहीं समझा। उसकी तबीयत उसे सख्त आजिज कर चुकी थी। तो मुझे बताओगी मेरा कुर्ता कहाँ है? वो दोबारा अंदर आता चीखा। वली, आपकी अलमारी में हजारों के हिसाब से कपड़े हैं, आपको एक कुर्ते की पड़ी है? वो तमीज से बोली। तो वली ने उसकी तरफ हैरानगी से देखा। कम अज कम वो उससे दुरुस्त जवाब की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। जाने वली, मेरी हर चीज मेरे लिए कीमती है, उठकर मुझे ढूंढ कर दो। वो उसकी आंखों में देखकर बोला तो जाना कुछ खफीफ हुई। वो कुर्ता फेंक दिया मैंने मुझसे, उसने अटकते हुए लहजे में डरते हुए कहा। वली ने आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखा। जाना उसी की तरफ देख रही थी। उसकी संजीदगी से खौफजदा हुई। वली उसके नजदीक आया तो उसके माथे पर काफी बल थे। क्यों फिकवाया है? उसने पूछा। जाना को वक्त के साथ साथ अपनी संगीन गलती का एहसास हो चला। वो काफी पॉजिटिव लग रहा था अपनी चीज के बारे में। वो मेरा मतलब है, आपने कहा लॉन्ड्री खुद करना, तो मुझे नहीं धोना आते कपड़े। वो कुर्ता खराब हो गया, मेरी शर्ट का रंग चढ़ गया उस पर। वो मुंह बनाते बोली। ऐसे ही तो मैं नहीं कहता, तुम नमल से सीख लो कुछ। कितनी सलीकामंद है वो, हर चीज आती है उसे, और वो भी परफेक्ट। शादी फिर उसी से कर लेते ना आप? हस्बे तवक्को वो सड़कर बोली। नहीं, मेरे नसीब में बदसलीका लड़की जो लिख दी गई थी। वो कहता उठा और दोबारा अलमारी खोली। गुस्सा तो आया उस पर, मगर न जाने उसके बताए गए तरीके से ही गुस्सा उड़न छू हो गया। अपनी दिल की कैफियत से वो खुद वाकिफ हो रहा था। रफ्ता रफ्ता बात उसकी कुर्बत से आगे बढ़ने लगी थी। पहले सिर्फ उसकी कुर्बत में वो खुद को पुरसकून महसूस करता, मगर अब उससे बहस करना, चिढ़ा कर भी उसे अच्छा लगता था, ख़ास तौर पर नमल के नाम से। और दूसरा उसका भरा भरा वजूद और एक एहसास कि उसके वजूद में उसकी निशानी है। ये सब मिलकर वली को उसकी मोहब्बत पर कायल कर रहे थे, मगर वो कभी उसके सामने इस चीज़ का इजहार नहीं कर सकता था कि वो उसके लिए वक्त गुजरने के साथ साथ लाजिम व मलजूम होती जा रही है। उसकी अपने कमरे में मौजूदगी, उसका उसे वली कहना, ये सब मिलकर उसके दिल को जाना के कदमों में ढेर कर चुके थे, जबकि वो दिल पर सख्ती से फिरा बैठा था।
चाहने की गुस्ताखी वो कर चुका था, मगर इजहार नहीं कर सकता था। उसकी अना उसे झुकना ही नहीं सिखा सकती थी। उसकी अना ने उसे झुकना सिखाया ही नहीं था। उसने दूसरा कुर्ता निकाला, तैयार होकर आईने के सामने बाल बनाता वो पीछे उसके बेड पर लेटे वजूद को देखने लगा। उसकी नज़रों की सख्त तपिश थी कि जाना ने भी उस लम्हे उसकी जानिब देखा। वो दोनों तादेर एक दूसरे को देखते रहे। कमरे की खामोशी बढ़ने लगी। आंखों से आंखों का तसादुम बहुत जोरावर था। एक की आंखों में हक था, चाहत के अनासिर थे, जबकि जाना की निगाहों में शक का ढेर था। तुम्हें कल गांव दिखाने ले चलूंगा, वो अचानक बोला। क्यों? वो चेहरे का रुख मोड़ गई। वो जब से यहाँ आई थी हवेली में ही कैद थी। मेरी मर्जी, वो सुकून से बोला। फिर ठीक है, आपकी ही मर्जी अब तक चलती आई है। मेरी मर्जी तो खैर किसी चीज़ में शामिल ही नहीं। वो बिस्तर से उठने लगी। तुम्हारी मर्जी किस चीज़ में है? वली ने अचानक उसके पास जाकर कहा। आप चाहते क्या हैं? जब तुम मेरे पास आई थी तब तो ऐसी नहीं थी, वो अचानक बोल उठा। आपने मुझे ऐसा बना दिया है। मैं तैयार रहूंगी आपके वक्त का, मगर मुझे शहर लेकर जाइएगा। वो आम से लहजे में बोली तो वली को खुद पर शदीद गुस्सा आया। आखिर उसकी आंखों में जितनी लो, जितनी ताकत थी, उतनी ही वो सर्द मोहर क्यों थी? आखिर क्या उसे ही जहर होना था? पहले वो अपना सामान उठाता वहां से चला गया। एक शेर जो उसने बहुत पहले कहीं सुना था उसे याद आया, जो आज उसकी जिंदगी पर पूरा उतरता था। अपनी अपनी अना में गुम, मैं, मोहब्बत और तुम। मैम, ये होटल प्राइवेट है, इनायत ने आजिज आकर कहा, जबकि वो अंग्रेजी लड़की फिर भी अंदर चलती आई। इतना बड़ा होटल प्राइवेट कैसे हो सकता है, फुलिश मैन? वो लड़की खालिस अंग्रेजी में बुड़बुड़ाई। अंदर आ गई। उसकी आंखें उस अनोखे होटल को देखकर चुंधियाई थी। एक बहुत खूबसूरत हॉल रूम और उसके गिर्द बने कमरे, और फिर दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल पर भी इसी तरह कमरे। होटल का जदीद तर्ज तामीर। उसका दिल एकदम से खुश हुआ और फिर वो रिसेप्शन तलाश करने लगी, मगर यहाँ रिसेप्शन बना ही नहीं था। सादाम और शहाब जो अभी अभी दाखिल हुए थे उस लड़की को और फिर आजिज से खड़े इनायत को देखने लगे। खान, मैं इस लड़की को कब से बता रहा हूँ कि ये प्राइवेट होटल है, मगर ये तो मान ही नहीं रही। इनायत चिढ़ रहा था। वो लड़की मुड़ी। जीन्स शर्ट में उसकी खूबसूरती पर चंद पल के लिए दम साध गए वो दोनों, और निगाहें खैर करने वाली खूबसूरती जो दूसरे को बुरी तरह बहका दे। इनायत के खंकारने पर दोनों होश में आए। शहाब तो खांसने लगा। सादाम के दिमाग ने जल्दी से हरकत की। एक्सक्यूज मी मिस ब्यूटी, ये प्राइवेट होटल है, बट तुमको फिर भी वेलकम इधर। अंग्रेजी लहजे में वो बड़ी खूबसूरती से बोला तो वो लड़की उसके पठानी लबो लहजे पर फिदा सी हुई। ओह, यू आर सो स्वीट, वो मुस्कुराई। ये क्या बगैरती है? शहाब ने पांव पटके। बेटे, अब तो तू देखता जाएगा। वो शाना थपथपाता हुआ उसका नाजुक हाथ थाम गया। जबकि कमरे से थक हार कर आखिर उसकी जिद पूरी करके निकलने वाली जरिश बाहर निकली तो ये सब देखकर दंग रह गई। आइए मैम, वो एहतराम की इंतहा पर था। शहाब का बस नहीं चला कि उठकर उस ठरकी पठान का सर ही फाड़ डाले। वो मज़े से उसे अपना होटल दिखा रहा था। शहाब ने जरिश की तरफ देखा और दिल से दुआ की कि वो लड़की इस उल्लूर के पट्टे का सर फाड़ डाले। जरिश ने सादाम की जानिब देखा। उसका दिल सा टूटा और उसके कदम सीढ़ियों पर आए और वो नीचे आ गई। मैम, ये तुम्हारा कमरा है। सादाम उस हरकत पर और भी चहक उठा, जबकि जरिश वहीं खड़ी देखती रही। शहाब की पूरी पूरी स्पोर्ट उस वक्त जरिश के साथ थी। ओह, ये क्यूट लेडी कौन है? जरिश की तरफ देखते वो लड़की सवाल करने लगी, जबकि जरिश ने दांत पीसे। ये यहाँ कुक है, सादाम इंग्लिश में बोला, जबकि जरिश की आंखें अब वो इतनी भी नासमझ नहीं थी। वो उसके नज़दीक गई और उस लड़की की तरफ देखा। आई एम हिज वाइफ, वो नॉर्मली बोली तो लड़की के चेहरे पर हैरान तासुर फैला और उसने सादाम की तरफ देखा, जबकि सादाम का दिल उसके इस हक पर खुश हुआ। वो लड़की सर हिलाकर अंदर चली गई, जबकि सादाम चाहत लुटाती नजरों से जरिश को देखने लगा और शहाब ने उसके बाजू पर सख्ती से चुटकी काटी। पहले अंग्रेजनी से आंखें ठंडी कर ली और अब बीवी को बड़े चौराहे पर लालची नजरों से देख रहा है। वो बोला तो सादाम का कह कहा उभरा, जिस पर जरिश पांव पटकते ऊपर चली गई। उस शख्स से बात करके वो अपने गले में वबाल नहीं डालना चाहती थी, मगर जैसे उस कमरे की राह दिखाई थी वो जरूर उसकी आंख में फंस चुकी थी। जरिश के ना मिलने से वली के जैसे हौसले टूटने लगे थे। वो कौन सी जगह थी जहां उसने उसे तलाश नहीं किया था? हफ्ता होने को आया, मगर अब भी सूरत हाल वही थी। अगर फरहाद होश में होता तो शायद उसके लिए उसको ढूंढना आसान हो जाता, मगर
मगर उसके कोमे में जाने से सारी कहानी पलट गई थी। जबकि मुकाबिल गांव में रावी चैन ही चैन लिख रहा था। उसके अपने गांव के लोग बातें बनाने लगे थे कि हवेली वालों की लड़की को कोई उठा कर ले गया। ये सब बातें उसका दिल कुलसा रही थी। तभी वो हद से ज्यादा आजकल हाइपर रहने लगा था। शहरयार उसे मुसलसल कंट्रोल कर रहा था, जबकि ढूंढ पड़ताल तो अब भी जारी थी। वो खुद भी परेशान था। अब तो जरिश के अलावा उसके कमरे में भी एक मसला बनने लगा था, जिस पर मजीद वो परेशान हो गया था। और वो था, इतना वक्त गुजरने के बाद भी आयजा के यहाँ खुशखबरी का ना होना। वो चुप चुप रहने लगी थी। वो जानता था कि ये दादी और फुफ्फो का किया धरा है, वरना कुछ दिन पहले तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। मगर वो दोनों उसके सामने आयजा को एक लफ्ज़ भी नहीं कहती थी और पीठ पीछे उसे बहुत कुछ सुनाने लगी थी। शहरयार ने उसे रूम से ज़बरदस्ती निकाला। पहले बहन का ना मिलना कोई कम सितम नहीं था कि उसकी बीवी की तकलीफ। वो तड़प ही तो उठा था। आयजा इन बातों को बहुत दिल पर ले गई थी, जबकि उसे तो बिल्कुल कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। ये सब अल्लाह की देन थी। वो जब चाहे जिसकी चाहे गोद हरी कर दे। वो दोनों खाने की टेबल पर आए। सब रात के खाने के लिए काफ़ी दिनों बाद इकट्ठे हुए थे। खामोशी से खाना खाया जा रहा था, जबकि इन सब में सिर्फ जाना थी जो वली के पास चुपचाप खड़ी थी। ये उसकी आदत थी। हालांकि इस बात पर उस पर कोई सख्ती भी नहीं थी, मगर फिर भी वो शुरू दिन से वली के बाद खाना खाती थी। बुत बनकर क्यों खड़ी हो, खाना सर्व कर दो मुझे। नमल जो सोकर अभी उठी थी, वक्त के साथ साथ जाना की खूबसूरती में बढ़ते इजाफे को देखकर तप कर बोली। तो वली ने सामने बैठी नमल की जानिब देखा। आंखों में इतना कड़ा तासुर था कि अभी बैठे बैठे निगल जाए। और कौन इन दिनों में वली को अपने पीछे पड़वाए। जाना ने दूसरी कोई बात कहना मुनासिब नहीं समझी और सालन के डोंगे में से खाना निकाल कर, इससे पहले कि वो नमल के आगे सर्व करती, वली ने वो प्लेट उसके हाथ से खींचकर जोर से जमीन पर पटकी। सब इस हरकत पर हवन्नक बने उसे देखने लगे। वली खाने की इज्जत नहीं है तुम में, रुकैया बेगम जरा गुस्से से बोली, जिस पर वली ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारे हाथ पांव तुड़वा दूं, जब लंगड़ी लूली हो जाओगी ना, तब भी मेरी चौधरी वली की बीवी किसी को खाना सर्व नहीं करेगी। आज के बाद जुबान से लफ्ज़ निकालते वक्त सोच समझ लेना। वो चिंगाड़ा, जबकि नमल का चेहरा खून छलकाने लगा। वो तो समझती थी कि वली की नज़र में उसकी कोई अहमियत नहीं, तो अचानक उसके बाप के कातिल की बेटी की इज्जत और अहमियत कैसे बढ़ गई उसकी नज़रों में। उसने दादी की तरफ देखा। भूल गया है वली, सब तेरे बाप के कातलों में से है ये छोकरी, जिसकी ज़रूरत से ज़्यादा हिमायत लेने लगा है तू। ठीक है, खून सफ़ेद तो यहाँ सभी का हो गया है। बेटा तो मेरा गया था ना, तो सारी तकलीफ भी मुझे ही होगी। बाकी सब तो मगन ही हो गए अपनी अपनी ज़िंदगियों में। वो नफ़ी में सर हिलाती अफसोस से बोली, वहाँ से चली गई उठकर। जबकि वली का दिमाग जैसे फटने को था। उसे लगा कि वो फंस गया है, हर चीज़ में फंस गया है। एक जनून किसी कैफियत थी जो वो सारी टेबल पर उंडेलता अपने कमरे में बंद हुआ। जाना को आज उस पर पहली बार तरस आया था। वो वहीं खड़ी थी, जबकि नमल उसे खूनख्वार नज़रों से घूर रही थी। रुकैया बेगम अपनी जगह से उठी और उसके नज़दीक आई। बेटा, मैं माँ हूँ। मैं जानती हूँ वो इस वक्त अजीब कशमकश का शिकार हो गया है और चिड़चिड़ा भी। उसको कुछ वक्त के लिए ही सही, आर्जी सहारा बनकर ही सही संभाल लो। जरिश का मामला उसकी अना का मसला बन गया है। उसे परेशानी बहन के गुम हो जाने से ज़्यादा ये है कि वो अब तक उसे तलाश नहीं कर सका। शहरयार भी बोला, वो ऐसा ही है बेटा, एक माँ की दरख्वास्त है, तुम उसको संभाल लो ताकि उसका पागलपन कहीं रुक जाए। वो बोली, जबकि जाना आगे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो वाकई पागल हो रहा था। किसी इंसान के लिए उसकी अना इतनी ज़रूरी हो सकती थी। वो हैरान थी, लेकिन फिर भी अपनी सोच पर ही हंसती। उससे कई गुना ऊंचा अना वाले लोग उसके अपने घर में मौजूद थे और उसका दिल गवाही देता था कि उसके लाला जरिश के मामले में इन्वॉल्व हैं। उनके होते हुए कोई जरिश को नहीं उठा सकता था।